करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 अक्टूबर और आज के दिन की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक सरप्राइज भी है आपके लिए, तो आप एंड तक देखिएगा वीडियो। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं हम लोग कल के रिविजन से, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन ये कोलंबिया में हुआ। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा। इसके अलावा पीएम मोदी ने उड़ान योजना के तहत 3 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया है। ये 3 नए हवाई अड्डे रीवा, अंबिकापुर और सहारनपुर में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अभ्युदय जिंदल। और अभी 75 ऐसे ऐतिहासिक लाइट हाउसों पर दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया पुरी, ओडिशा में। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नाम की पुस्तक लिखा है MK रंजीत सिंह ने। इसके अलावा असम राज्य सरकार ने एडबी के सहयोग से स्विफ्ट परियोजना का शुभारंभ किया है। ISSF के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया लियू युकुन और यांग जी इन को। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किया है झांसी में। और 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा मेडल जीत लिया है छत्तीसगढ़ ने। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन 1 मिनट में। इसकी क्विज और पीडीएफ आपने एमजेटी ऐप से सॉल्व कर ली होगी। नहीं सॉल्व की है तो जाकर के अभी सॉल्व कर लो। अच्छा, एमजेटी ऐप पर साथियों अब दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है। तो आज से लेकर के अब दिवाली तक दिवाली धमाका ऑफर चलेगा, जिसके तहत आप जितने भी अपने वीडियो कोर्सेज हैं, जो प्रीमियम वीडियो कोर्सेज हैं, वो अब 299 में प्राप्त कर पाओगे। बिगेस्ट ऑफर है एवर। तो मात्र 299 में आप ले सकते हो क्या क्या? जीएस सफलता बैच, संकल्प बैच, या फिर अर्जुन बैच, या फिर आप एसएससी का कॉम्बो बैच, या ऐसे जो भी बैचेस हैं वो आप मात्र 299 ईच में आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए कूपन कोड आपको लगाना है दिवाली। ध्यान रहे, अब दिवाली के बाद कोई ऐसा बड़ा फेस्टिवल ऑफर नहीं आने वाला है, तो इसके बाद कोई आपका ऐसा मौका मिलेगा भी नहीं। और सभी एग्जाम्स लगे हैं, तो ऐसे में आप इन बैचेस को परचेज करके अपनी पढ़ाई को धार दे सकते हो। जीएस सफलता बैच मैं जरूर रिकमेंड करूंगा ये दोनों, क्योंकि करंट अफेयर और जीएस सफलता बैच, ये दोनों से आप जीएस का पूरा पोर्शन 100% कवर कर पाओगे। इसके बाद से कोई सा भी बैच आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई किताब आप पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जीएस के लिए, है ना। तो आप इन दोनों को जरूर प्रेफर करिए। एमजेटी ऐप पर आपको मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो कोड सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ई बुक पर भी डिस्काउंट है, वो भी स्टार्ट हो गए हैं, आप जाकर के उसको भी ले सकते हैं अपनी सुविधानुसार, जो भी ई बुक लेना चाहें, है ना। स्टैटिक वगैरह की अगर लेना है, या साइंस की लेनी है, या करंट अफेयर की लेनी है, तो वो सब भी आपको मिल जाएगी। किसी भी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। पहला क्वेश्चन आज का है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस या संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अच्छा, एक और दिवस मनाया जाता है इसी दिन, पोलियो दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस। उसको हम लोग कल अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आज संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस जान लीजिए, लेकिन ये जान रखिएगा कि पोलियो और अंतर्राष्ट्रीय यूएन दिवस एक ही साथ मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर को ही 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। युद्ध खत्म हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु हमला किया 1945 में अमेरिका ने जापान पर, उसके बाद से फिर ये डिसीजन लिया गया कि भैया अब कोई और ना होने पाए, क्योंकि 2 महीने में सबको पता चल गया था कितना खतरनाक हमला हो गया है। जापान ने भी सरेंडर कर दिया था। तो अब इसके बाद फिर एक ऐसा संगठन स्थापित किया गया कि कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो इसी के लिए यूएन की स्थापना की गई। 2-3 महीने बाद और 24 अक्टूबर का वो दिन आया जब दुनिया भर के बहुत सारे देश मिलकर के स्थापित किए। आज के टाइम पर इससे 193 देश जुड़ चुके हैं। 193वां देश दोस्तों दक्षिण सूडान है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना। सबसे लेटेस्ट कंट्री यूएन की दक्षिण सूडान है, साउथ सूडान है, ठीक है। और एंटोनियो गुटरेस जो हैं ये पुर्तगाल के हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं। 1945 में वर्षगांठ का प्रतीक है 24 अक्टूबर। बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। ये आपके अक्टूबर महीने के अभी तक के महत्वपूर्ण दिवस हैं। आज हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका कौन सा संस्करण था ये?
तो रूस के कजान में ब्रिक्स समिट हुई और इसका इस बार 16वां संस्करण था। इस पर आपको वीडियो भी दी गई और डिटेल में इस पर डिस्कस किया गया ब्रिक्स के बारे में। अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो ये वीडियो देखिएगा, वैसे मैं इसमें भी आपको सब कुछ बता ही देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ब्रिक्स समिट इस बार रूस के कजान शहर में हो रहा है। 16वां संस्करण है, 22 से 24 अक्टूबर तक चल रहा है, यानी आज इसका आखिरी दिन है। पीएम मोदी रूस के दौरे पर थे। थीम इस बार की रखी गई स्ट्रेंथेनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ब्रिक्स के सदस्य देशों में 5 सदस्य तो पहले ही थे, यानी कि BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन इस बार 4 सदस्य जुड़े हैं, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और ईरान। आप कहोगे सर अभी तक तो आप कहा करते थे 5 देश जुड़े हैं, टोटल 10 मेंबर हो गए, ये क्या हो गया। तो एक्चुअली में ना सऊदी अरब कुछ कंफर्म बता नहीं रहा है, हाँ नहीं कुछ कर नहीं रहा है, ये अभी कह रहा है अभी हम विचार कर रहे हैं, तो अभी ये ऐड नहीं हुआ है ऑफिशियल तरीके से। इस हिसाब से तो टोटल 5 और 4 9 सदस्य देश ही अभी के टाइम पर बचे हैं। बचे क्या मतलब कि 4 और जुड़े हुए हैं, बढ़े ही हैं, है ना। लेकिन इस बार का ब्रिक्स समिट बहुत ज्यादा खास रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि उस रूस को जिसको अमेरिका दुनिया से अलग थलग करना चाहता था, उस रूस ने लगभग 30 देशों को अपने यहाँ बुला करके, इनवाइट करके, बिठा करके पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि भाई रूस अकेला नहीं है। और इंडिया और चाइना का मेल मिलाप भी करा दिया, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक वो देखी जा रही है जीत उसकी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, पहला समिट रूस में 2009 में हुआ था। सदस्य देश इसके 9 हो चुके हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 यानी पिछला वाला जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, इस बार वाला कजान रूस में हुआ, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स समिट इस बार का बहुत ज्यादा खास था, तो क्वेश्चन बनेगा जरूर। यहाँ पर कुछ और सम्मेलन है, जैसे COP16 का जैव विविधता शिखर सम्मेलन, कल हम लोगों ने बात किया था, कोलंबिया में हुआ। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक ICDRA की नई दिल्ली में हुई। 44वां और 45वां आसियान समिट ये वियंतियाने लाओस में हुआ। G7 समिट इटली इस बार मेजबानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। इंडस एक्स अमेरिका में हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ। ब्रिक्स के समूह का NSA की मीटिंग मॉस्को रूस में हुई। और मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन पेरिस में हुआ। संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC की लखनऊ में भारत में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ हुआ। तो इंडिया और सिंगापुर के वायुसेना के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है और इसका 12वां संस्करण दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर आप देख पाओगे इसे ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसका नाम ही है JMT, है ना। तो JMT जो हुआ है ये कलाई कुंडा वेस्ट बंगाल में हुआ। ये एक्सरसाइज अभी शुरू हुआ है, 2 फेज में होगा। ये टोटल देखो, अभी पहला जो फेज हुआ है शुरू, ये 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है, लेकिन दूसरा फेज इसका 13 नवंबर से शुरू होगा, 13 नवंबर से 21 नवंबर, यानी 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक टोटल चलने वाला है ये एक्सरसाइज। 12वां इसका संस्करण है, तो दोनों देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। अगला, हाल ही में कहां पर विजयनगर साम्राज्य की मुहर वाली एक अंगूठी से जुड़ी तांबे की 2 पत्तियों की खोज हुई है। तो इसकी खोज दोस्तों अभी कहाँ हुई है। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में विजयनगर साम्राज्य की चीजें तो मिलेंगी नहीं, या तो तेलंगाना में मिलेंगी या तो तमिलनाडु में। अभी ये मिला है तमिलनाडु में। देखो, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के सभी साम्राज्यों में काफी अच्छा फला फूला था। और अगर हम लोग बात करें कि मिडिवल हिस्ट्री में ना, तो मिडिवल हिस्ट्री के टाइम में ये काफी अच्छा, काफी समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में वहां की उस टाइम की अभी हाल ही में तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में कुछ तांबे की पत्तियां खोजी गई हैं, इसमें शिलालेख लिखे गए हैं। तांबे के प्लेट में शिलालेखों का एक सेट मिला हुआ है। ये मप्पेडू गांव में श्री सिंहेश्वर मंदिर में निर्मित लॉकर की जांच के दौरान मिला हुआ है। 16वीं सदी की ये बताई जा रही है, मतलब वो शुरू तो हुआ था 1336 में यानी 14वीं सदी में, लेकिन आगे भी चला था 16वीं सदी तक। तो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान 1513 ईस्वी की ये हैं और संस्कृत और नंदी नगरी लिपि में लिखी गई हैं। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेटें अभी तमिलनाडु में खोजी गई हैं। ठीक, तमिलनाडु अगर आप देखना चाहोगे तो दक्षिण में आपको दिख जाएगा, सबसे दक्षिण राज्य है तमिलनाडु। चेन्नई इसकी राजधानी है। 38 जिले हैं, 234 यहाँ पर विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में यहाँ से 18 सीट जाती है। MK स्टालिन यहाँ पर CM है, गवर्नर RN रवि हैं। अगला,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच बॉर्डर पर गश्त व्यवस्था को लेकर समझौता हुआ? तो भारत और चीन के बीच में दोस्तों पेट्रोलिंग को लेकर के एक नई अभी सहमति बनी है, एक नया एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट समझ लो कि दोनों देशों के टेंशन को खत्म करने वाला है। एक्चुअली में अभी ब्रिक्स समिट होनी थी और ब्रिक्स समिट में इंडिया को चीन के सामने बैठना था, लेकिन इंडिया ने कहा, इंडिया की शर्त थी कि भाई हम सामने नहीं बैठ सकते साथ में, हमारे भी देश में विपक्ष है, वो घेर लेंगे कि यहाँ तो बॉर्डर पर टेंशन चल रही है और वहां बैठ करके तुम हाथ मिला रहे हो। तो इसको लेकर के पहले हम तभी हाथ मिलाएंगे जब हम दोनों के बीच का जो भी मसला है उसको सॉल्व करवाओगे तब। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा चलो ठीक है, दोनों का मसला शांत करवाते हैं। तो चीन और इंडिया के बीच में जो लगातार नेगोशिएशंस चल रही थी, रूस के दबाव में या कहें कि रूस के रिक्वेस्ट पर भारत और चीन आपस में सहमति बना लिए और जो भी विवाद था, जो भी टेंशंस थी, उनको समाप्त किया गया। ब्रिक्स की जो समिट हुई इस बार 50 मिनट तक पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत चली, बायलैटरल टॉक हुए। ये 4 से 5 सालों के बाद ऐसे बायलैटरल टॉक हुई हैं इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में जब 15 जून 2020 को गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था ना, जिसमें अपने 20 जवान शहीद हुए थे और चाइना के 60 मारे गए थे, तो उस टाइम पर सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, खराब हो गई थी। दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी, लेकिन दोनों देशों ने संयम बरते रखा और ये खिंचता गया। अब 4 से 5 साल बाद अब दोनों में बॉर्डर को लेकर के एक नया एग्रीमेंट, नया टाई अप हो गया है। ये टाई अप कहा जा रहा है कि रूस ने कराया है और ये ऐतिहासिक समझौता था। गलवान घाटी जैसी अब झड़प नहीं होगी, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी है और आप लोग देखिएगा थोड़ा और डिटेल के लिए। आप यहाँ पर देखिए भारत और चाइना के मैप में कैसे बॉर्डर्स लगते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग भारत और चाइना के बीच में जो लगने वाले बॉर्डर एलएसी की बात करें तो भारत ने उसको 3 सेक्टर में बांट रखा है। पहला सेक्टर जो है ये पश्चिम सेक्टर है, जो यहाँ लद्दाख के हिस्से को अच्छे से देखता है इधर तक का। फिर मध्य सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि बीच में नेपाल आ जाता है और इधर सिक्किम पड़ जाता है। तो सिक्किम वाला हिस्सा और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, इसको हम लोगों ने पूर्वी सेक्टर में रखा है। तो 3 सेक्टर मिल करके ये एलएसी बनती है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच में एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। भारत और पीओके के बीच में, पीओके ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पीओके के बीच में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है ना, जब पीओके अपने पास आ जाएगा तो ये भी लाइन ऑफ कंट्रोल हट जाएगा। फिलहाल तो ये बॉर्डर की स्थिति रही है, लेकिन गलवान घाटी यहीं पर है और यहाँ पर एक झड़प हो गई थी, हिंसक झड़प रही थी और उस झड़प के बाद टेंशन बन गई थी और वो टेंशन अब खत्म हो गई है। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो 2020 से पहले की जो पेट्रोलिंग के नियम थे वो फॉलो करेंगे। पेट्रोलिंग क्या होता है? गश्त लगाना। एक्चुअली में वो सब बहुत ज्यादा ऊंचे और बर्फीले इलाके हैं, तो वहां पर वो बर्फीले क्षेत्रों में कोई ऐसा नहीं है कि फेंसिंग लगा करके वहां सिक्योरिटी खड़ी कर दी जाए और वही निगरानी करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो लोग, बहुत ठंड पड़ती है इसलिए अपने बेस में वापस चले आते हैं। समय समय पर दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जा जाकर 2-4 लोग पेट्रोलिंग कराते हैं कि भाई बॉर्डर वही है जहां था, नहीं तो ये चाइना वाले इसे धीरे धीरे खिसक आते हैं इधर, है ना। फिलहाल अब ये डील हुई है और ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक जीत मानी जा रही है रूस की। अगला, हाल ही में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य अंक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप हुई और इसमें टॉप पर रहा दोस्तों कर्नाटक। तैराकी की जब भी बात आती है तो उसमें कर्नाटक के खिलाड़ी मतलब अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। ये पैरा तैराकी थी, पैरा एथलीट इसमें थे। पैरा एथलीट वो होते हैं जो शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग रहते हैं, जैसे पैरालंपिक होता है उनके लिए, है ना। तो ऐसे ये राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित की गई, 24वां संस्करण था और गोवा में हुआ। ध्यान रहे, आयोजन हुआ गोवा में, लेकिन टॉप पर रहा कर्नाटक, सेकंड पर महाराष्ट्र रहा, थर्ड पर राजस्थान रहा। अगर कुछ चैंपियन की बात करें तो सीनियर में चैंपियन रहे मोहम्मद आसिम केरल के व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में शरण्या रही कर्नाटक की। इसके बाद जूनियर में अगर बात करें तो रवि कार्तिक रहे आंध्र प्रदेश के, ये पुरुषों में। महिलाओं में साई पुजेर रहे महाराष्ट्र के जूनियर में। सब जूनियर में रेवांश और आभा गणेश रहे। ये बहुत बढ़िया से टेबल बना करके आपको यहाँ दिखाया गया है। चलिए अगला, अक्टूबर 2024 में चुनाव आयोग ने अजय कुमार सिंह को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया? पुलिस में जो सबसे टॉप लेवल वाली पोस्ट होती है किसी राज्य की, वो होती है पुलिस महानिदेशक की, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये
एक स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी होता है। तो ये अभी झारखंड के नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार सिंह। झारखंड में अब चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर के वहां की राज्य सरकारें प्रेशर डालेंगी ही, है ना। तो जो डीजीपी थे पुराने वाले वो अब हटा दिए गए हैं, अब नए डीजीपी आ गए हैं, वही होगा जो सरकार की बात मानेगा। अजय कुमार सिंह जो हैं झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक हैं। ये अनुराग गुप्ता की जगह लेंगे जो पिछले चुनाव संबंधी कदाचार के कारण हटा दिए गए हैं, है ना। तो 1989 बैच के आईपीएस हैं अजय कुमार सिंह। 13 और 20 नवंबर को दोस्तों दो चरणों में चुनाव होने वाले हैं झारखंड में। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव एक साथ अनाउंस हुए हैं। 23 नवंबर को दोनों के रिजल्ट आने हैं। अगला, बाकी झारखंड के बारे में अभी मैंने रिसेंट में 2-3 दिन बाद की है, क्योंकि लगातार ये लोग अपना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, चुनाव आ ही गया है। जैसे अभी मैया सम्मान योजना में 1000 महीना जो देना था उसको बढ़ा करके 2500 पर मंथ कर दिए हैं, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की है। 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी जो है ये 7.2% रहेगी अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीडीपी क्या है, बहुत दिन हो गए होंगे, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि घर में उत्पाद, तो घर में उत्पाद का सकल, है ना। यानी कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक देश के भीतर भीतर, किसी एक देश के भीतर भीतर जितना भी सेवाओं का और जितना भी प्रोडक्ट का यानी उत्पादों का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उस सब को कहते हैं जीडीपी मिला करके। अब वो जीडीपी किस दर से अगली साल में बढ़कर के हो जा रही है उसी को कहते हैं जीडीपी वृद्धि दर, है ना। तो यहाँ पर जैसे 7.2% है तो मतलब ये 7.2% से बढ़ गया अगली बार। अगला, तो यहाँ पर ये 7.2% का अनुमान आरबीआई ने लगाया है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग अनुमान लगाती हैं। सबसे परफेक्ट अनुमान कौन देता है तो आप बताओगे सीएसओ। ऑफिशियल डेटा इसी के पास रहता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पास, तो वही जारी करता है ऑफिशियल डेटा, यही राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ये पता नहीं क्यों बहुत प्रिय क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन में रहेगा केंद्रीय सांख्यिकी मुख्यालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी कर देगा, तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस सीएसओ यही करता है गणना। ये बहुत ज्यादा मोहब्बत वाला क्वेश्चन है एग्जामिनर का, हमेशा पूछा जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन फ्री में नंबर दिला के जाता है। ये केवल जो नए नए तैयारी करने आए हुए रहते हैं लोग, उन्हीं को छांटने के लिए क्वेश्चन रहता है, पुराने वाले सब कर ले जाते हैं। आप भी कर ले जाओगे अब आज के बाद। मूडीज 7.1% अनुमान बताइए, एसएनपी ने 6.8। अगला, हाल ही में ऑस्कर तूफान कहां पर तबाही मचा रहा है। ऑस्कर तूफान तूफान का नाम ही ऑस्कर रखती है। क्यूबा में, क्यूबा एक देश है, वहां पर ऑस्कर तूफान ने तबाही मचाई हुई है। वैसे एक तूफान अपने यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। दाना नाम का तूफान आ रहा है, काफी घातक माना जा रहा है। अब उस पर भी मैं आपको अलग अलग से वीडियो भी दूंगा, कल उस पर चर्चा भी करूंगा यहाँ पर भी। फिलहाल क्यूबा में अभी आया हुआ है ऑस्कर, तो इसको ध्यान रखिएगा। और क्यूबा जो है ये अब इस तूफान की मार झेल रहा है। पिछले दिनों में बहुत सारे तूफान आए हुए हैं और इस पर एक वीडियो तो बनता है, जल्दी बनाते हैं। तो अभी फिलहाल ये चक्रवाती तूफान याद रखो। चक्रवाती तूफान या साइक्लोन होता क्या है, जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं चलती हैं तो दोनों हवाओं में जब मतभेद होता है समुद्र में, हवाएं दोनों टकराती हैं, तो वो क्या करती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, ठंडी हवाएं नीचे हो जाती हैं, तो वो घूम जाती हैं। जब हवाएं टकराई, गर्म वाली ऊपर हो गई, ठंडी वाली नीचे हो गई और वो घूम गई। अब घूम गई, घूमते 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 वो समुद्र के पानी को भी घुमाने लगती है। समुद्र के पानी को भी घुमाने लगती है तो फिर वो जिस तरफ भी मुड़ गई उसी तरफ वो समुद्र की लहरों को ले जाती है, यही बन जाता है तूफान। इंडिया क्षेत्र में इसे कहते हैं साइक्लोन या तूफान या चक्रवाती तूफान, बवंडर, भूकंप, जो भी कहो, भूकंप नहीं। लेकिन यही अगर जापान क्षेत्र में, चाइना क्षेत्र में आता है तो इसे टाइफून वो लोग कहते हैं। यही अगर अमेरिका सेक्टर में आ जाता है तो उसे हैरिकेन कहते हैं। काम वही, नाम अलग अलग। अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने यातायात निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया। सिटीजन सेंटिनल ऐप ये केरल ने लॉन्च कर दिया है। ये यातायात की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ये ऐसा लॉन्च करने वाला बन गया है तीसरा राज्य। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने इसे लॉन्च किया था। एक्चुअल में केंद्र सरकार की ये एक योजना है एम परिवहन, तो उसी के तहत एम परिवहन सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल ने अभी लॉन्च किया है। अब इससे क्या होगा,
इससे अगर मान लो पुलिस नहीं देख रही है, कैमरा नहीं देख रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर देख रहा है कि कोई गलत तरीके से यातायात नियमों का मतलब पालन कर रहा है या पालन नहीं कर रहा है, हाई स्पीडिंग कर रहा है या हेलमेट नहीं लगाया, कुछ भी ऐसा है, यातायात का उल्लंघन कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि उनकी फोटो खींच लेगा और वीडियो बना लेगा और फिर उसको अपलोड कर देगा और अपलोड करेगा। फिर केरल की जो पुलिस है वो उस पर एक्शन लेगी, है ना। तो 18 अक्टूबर को इसे केरल के मोटर वाहन विभाग ने लॉन्च किया है, सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप। समझ में आ गई चीजें, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने। रेलवे की टीम ने सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। अंतर विभागीय मतलब इंटर डिपार्टमेंटल। इंडिया में जो भी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके बीच में ये आयोजन होता है, बड़ा रोचक आयोजन होता है। तो इसमें रेलवे की टीम ना अक्सर जीत जाया करती है, रेलवे की, क्योंकि भाई रेलवे सबसे बड़ा वो भी है, तो इसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी मिल जाते हैं। तो फिलहाल रेलवे ने यहाँ पर रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने जीत लिया है सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को। उप विजेता रहा है इंडियन ऑयल की टीम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाली। 21 अक्टूबर को आयोजन हुआ, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच सलीमा टेटे चुनी गई और रेलवे की कप्तान नवनीत कौर हैं। अच्छा, रेलवे ना एक और चालाकी करता है, जितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जैसे मान लो कोई अच्छा खिलाड़ी हुआ, नेशनल लेवल तक खेल रहा है या कोई बढ़िया प्रदर्शन किया, कभी कभी ओलंपिक में खेला, उसको क्या करते हैं रेलवे वाले अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं। आपने सुना होगा रेलवे की जॉब मिल गई, अरे यार महेंद्र सिंह धोनी को भी तो ऐसे ही मिली थी। तो जब जॉब मिल जाती है उनको, तो फिर रेलवे क्या करता है, जब अपने इवेंट होने होते हैं ना, उसमें खिलाता है उनको। तो यह सलीमा टेटी का नाम और पहले भी आप सुन चुके होंगे कई मामलों में। अब ये रेलवे की तरफ से खेल रही है और जीत गई, प्लेयर ऑफ द मैच बन गई, है ना। तो रेलवे इस वजह से भी ये ज्यादा जीता रहता है। सीबीडीटी जो है इसने कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये सिल्वर, ये गोल्ड। तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दिवाली धमाका का ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से जाओ लो और अभी से तैयारी शुरू कर दो। एग्जाम्स आपके सर पे लगे हुए हैं, है ना, तो जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ये सारे बैचेज अभी आपको मिल रहे हैं 299 में मात्र। एमजीटी ऐप पर सारी चीजें मिलेंगी। कल मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। पलामू वन्य अभयारण्य झारखंड में स्थित है। आज आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा बाढ़ क्षेत्र वाला बील क्षेत्र स्थित है। कल की वीडियो देखे होगे, जरूर आंसर करोगे। वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल्स जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा साथियों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।